लिखा होता है या बोला होता है, आपको क्लियरली पता चल जाता है कि इसका इंटेंशन आपको नीचे दिखाना है, आपको गंदा फील करवाना है, या फिर सही में इंसान कंसर्न है आपको प्रोग्रेस कराने के लिए, या फिर आपको एक जेन्युइन फीडबैक देने के लिए। तो सबसे पहले हमेशा इंटेंशन देखें। ठीक है, आइडेंटिफाई द इंटेंशन, कि सामने वाले का इंटेंट क्या है, क्या सही में वो हमें लेकर के कंसर्न है और कुछ एक हेल्प करना चाहता है, या फिर नीचा दिखाना चाहता है। तो अगर इंटेंशन क्लियर लग रहा है तो अपने गार्ड को डाउन करें, प्रोसेस करें उसको, जो वो बोल रहा है उसे इवेलुएट करें। सेकंड, इंटेंशन के बाद में सेकंड फिल्टर जिससे गुजारना है, सेकंड फिल्टर है अथॉरिटी या फिर क्रेडिबिलिटी, कि जो इंसान जिस चीज पे आपको फीडबैक दे रहा है उसकी क्या अथॉरिटी है फीडबैक देने की। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम अपने घर वालों से या आसपास के लोगों से प्रभावित होकर के अपने करियर चूज कर लेते हैं। तो सपोज आपको बनना है एक्टर, और घर वाले आपको फीडबैक दे रहे हैं, घर वाले आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आपको एक्टर नहीं बनना चाहिए, एक्टिंग में ये हो जाता है, वो हो जाता है, यू शुड नॉट गो देयर, व्हाई आर यू डूइंग दिस दिस दैट, एक्टर क्यों बनते हो, ये नौकरी कर लो, ये सीए बन जाओ, ये कर लो। तो क्या ऐसी स्थिति में आपको वो एडवाइस लेना चाहिए? अब यहाँ पे देखे, इंटेंशन तो अच्छी है, दो फिल्टर लगाने क्यों जरूरी है? क्योंकि पेरेंट्स कभी भी आपके बुरे के लिए कुछ नहीं कहेंगे, उनका इंटेंशन हमेशा आपके लिए अच्छा होगा। मगर अच्छी इंटेंशन का मतलब ये नहीं कि अच्छी इंटेंशन का रिजल्ट भी अच्छा निकलेगा। यस और नो? इंटेंशन के साथ क्रेडिबिलिटी भी चाहिए। मुझे बताएं कि आपको अगर कोई सर्जरी करानी हो, राइट, तो सर्जरी कराने के लिए सिर्फ आप एक ऐसा डॉक्टर ढूंढेंगे जिसकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, या फिर जिसकी स्किल बहुत अच्छी है? कौन सा ढूंढेंगे? स्किल मैटर करेगी ना, राइट? तो सिर्फ इंटेंशन आपको राइट रिजल्ट देगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो कई बार हमारे पेरेंट्स की इंटेंशन हमेशा हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन उस एरिया में उनका एक्सपर्टीज ना होने के कारण वो कई बार ऐसा डिसीजन आपको लेने के लिए मजबूर कर सकते हैं जो डिसीजन आपको जीवन भर परेशान कर सकता है। ठीक है, तो जिंदगी भर उन्हें कोसने से तो अच्छा है ना कि जब बिगिनिंग है, शुरुआत है, उसी पॉइंट पे कुछ काम कर ले, राइट? तो जब गाड़ी खराब है तो माँ की नहीं मैकेनिक की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि एक्सपर्टीज भी चाहिए जिस जगह पे जो एक्सपर्टीज की जरूरत है। तो हमेशा जब आपके सामने क्रिटिसिज्म आए, तो क्रिटिसिज्म के टाइम पे आपको ये दो फिल्टर देखने चाहिए कि इंटेंशन क्या है, और इंटेंशन के साथ जो बंदा आपको फीडबैक दे रहा है क्या उस सब्जेक्ट पे या उस बात पे कुछ अथॉरिटी उसकी है। अगर है तो फिर परसेप्शन इस प्रोजेक्शन पे ना रहे, उस फीडबैक को लीजिए और अपने अंदर सुधार कीजिए। डन? अब आगे बढ़ जाएं अगले फ्रेम पे, नेक्स्ट फ्रेम पे। अब अगला फ्रेम सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेम है और यूनिवर्सल फ्रेम है, और अभी तक में अगर कुछ सवाल आपका रह भी गया हो तो सारे जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे जब आप पांचवें फ्रेम में एंटर होंगे। और हमारा जो फिफ्थ फ्रेम है ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? कौन बताएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम मीन्स क्या होगा? टेकिंग ओनरशिप, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, ownership, acceptance, accountability, being aware of something, liability of decision, own your actions, accountability, responsible for your actions, not for the results. Okay,
पहले तो देखें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है दैट यू टेक ओनरशिप। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट ओनरशिप ऑफ द आउटकम। इट इज नॉट taking ownership of the mistake. It does not even mean taking ownership of your situation. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ब्लेम खुद पे लेना नहीं है। कई लोगों को ऐसा समझते हैं कि अगर आप एक रिश्ते में टॉक्सिसिटी से गुजर रहे हैं, राइट, आपका पार्टनर ऐसा है जो फिजिकल, इमोशनल या फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी फैलाता रहता है, और आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मान के कहते हैं कि जरूर मेरे में ही कुछ कमी होगी जी, इसीलिए मेरे साथ हो रहा है। दैट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू टेकिंग ओनरशिप ऑफ योर सिचुएशन, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। या फिर यू ब्लेमिंग योरसेल्फ फॉर द सिचुएशन, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन एक्सेप्टेंस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट यू एक्सेप्ट कि अब तो जिंदगी में जो लिखा है अब यही चलेगा और क्या कर सकते हैं, अब तो गलत फैसला ले लिया तो भुगतना तो पड़ेगा, अब इसी के साथ रहें। ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट मीन ओनरशिप of the situation or ownership of the outcome. Responsibility does not mean that you take blame on yourself. Responsibility does not even mean that you accept your situation as it is. Then what is responsibility? हम तो यही मानते थे। Responsibility means dynamic acceptance. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? डायनामिक एक्सेप्टेंस। ज्यादातर लोग जब एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो दे आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पैसिव एक्सेप्टेंस। पैसिव एक्सेप्टेंस क्या होती है? दैट यू एक्सेप्ट योर सिचुएशन बट यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट। डायनेमिक का मतलब होता है एक्सेप्टेंस प्लस एक्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स डायनामिक एक्सेप्टेंस, that is equal to acceptance plus followed by action. Responsibility means you take ownership of changing your situation. अपनी सिचुएशन को बदलने की ओनरशिप आप लेते हैं, नॉट द ओनरशिप ऑफ सिचुएशन। क्लियर? Responsibility means your ability to respond in any situation. You take ownership of changing your situation, and you take ownership of changing your situation by two ways. First, you accept that this is my situation, and second is what can I do to change my situation? या फिर what action can I take to change my situation? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दो सवालों के साथ में रहेगी। फर्स्ट स्टेज इसकी एक्सेप्टेंस होगी, सेकेंड स्टेप इसका एक्शन होगा। नाउ हाउ टू एक्सेप्ट एंड हाउ टू टेक एक्शन, इन दोनों पे बात करते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में अगर आप हैं, तो आप कैसे पर्सपेक्टिव बदलते हैं और कैसे कोप अप करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। फॉर एग्जांपल, एक क्लासिक सिचुएशन है कि आप एक नौकरी में हैं और उस नौकरी में आपको ऐसा लग रहा है आप अभी ब्लेम फ्रेम में हैं। ब्लेम फ्रेम में क्या है कि ये जो मेरा बॉस है इसकी वजह से मेरा प्रमोशन नहीं होता, ये आपका फ्रेम है अभी। ठीक है? अब ब्लेम फ्रेम वाला इंसान क्या कर रहा है? ये मेरा बॉस है इसलिए अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम का मतलब है पहले तो एक्सेप्टेंस। आई एक्सेप्ट दैट मैं एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में हूं जहां पे मेरा बॉस एथिकल नहीं है और मेरा बॉस मेरे प्रमोशन में रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। दिस इज माई रियलिटी। दोस्तों, you should never reject your reality. Most of the suffering comes because we always try to reject our reality. अपनी रियलिटी से दूर ना भागें, उसको रिजेक्ट ना करें कभी भी, उसको पहले एक्सेप्ट करें कि यस, दिस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ राइट नाउ, दिस इज अ पार्ट ऑफ माई रियलिटी, दैट आई एम इन एन एनवायरमेंट वेयर माई बॉस इज क्रिएटिंग रेजिस्टेंस टुवर्ड्स मी. आई हैव इनफ सैंपल डेटा, आई हैव इनफ एक्सपीरियंसेस, एंड आई एम श्योर अबाउट इट दैट देयर इज रेजिस्टेंस,
and because of this resistance I am not growing, and this is my current situation, and I completely embrace it, I completely accept it, but now I'm going to take responsibility to change this situation. Now next question is, what can I do to change this situation? If you cannot change the boss, then change the boss. क्या मैं बॉस बदल सकता हूं? अगर मुझे सही में लगता है कि मेरे में काबिलियत है और ये बॉस इस लायक नहीं कि मेरी काबिलियत को समझ सके, तो क्या इस दुनिया में कोई और दूसरा कोई बॉस होगा? अगर तो काबिलियत है तो कोई तो देखने वाला होगा कि नहीं होगा? अप्लाई फॉर अदर जॉब्स, टेक एक्शन टू चेंज योर सिचुएशन. Maybe you can apply for other jobs. Second चीज, क्या उसके ऊपर कोई है जहां पे कम्युनिकेशन किया जाए, या फिर क्या मैं अपने कम्युनिकेशन को बदल सकता हूं अपने बॉस के साथ में? क्या मैं जो फील कर रहा हूं, मेरी जो स्टेज है, क्या मैं जाकर के इसको राइट वे में कम्युनिकेट कर सकता हूं? क्या उस कम्युनिकेशन से कुछ फर्क पड़ सकता है? गो एंड ट्राई टू कम्युनिकेट. इफ कम्युनिकेशन से फर्क नहीं पड़ता, कोई ऊपर है, तो क्या मैं वहां जाकर के कुछ कम्युनिकेशन कर सकता हूं? उससे भी फर्क नहीं पड़ता है तो कैन आई चेंज माई जॉब? मेरी जॉब में चेंज कर सकता हूं. अगर मुझे सही में काबिलियत है तो मेरी काबिलियत को पहचाना जाएगा मार्केट के अंदर. नहीं, नौकरी ही नहीं करनी है तो क्या मैं खुद का बिजनेस शुरू कर सकता हूं? कि हो सकता है कि अगला बॉस भी ऐसा ही मिल जाए मुझे, तो यानी कि अगर मैं किसी बॉस के अंडर में काम कर ही नहीं सकता और सारे बॉस ऐसे हैं, तो इट मींस आई हैव टू बिकम माय ओन बॉस. तो मुझे खुद ही अपना बॉस बनना होगा. क्लियर है जी? नाउ इस तरीके से एक्शन और इस तरीके से सवाल आप सिर्फ तब पूछ सकते हैं जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में हो. अदरवाइज दिस क्वेश्चंस विल नॉट कम इन योर subconscious, in your conscious. You will only be focusing on the problem. कितनों को बात समझ में आई है that how to apply this frame? इस फ्रेम को 2 स्टेज में अप्लाई करना है. फर्स्ट एक्सेप्टेंस की स्थिति में आना है और सेकेंड स्टेज में ब्रेनस्टॉर्म करना है what you can do to change your situation. दोस्तों एक चीज आप ख्याल रख लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि आप में ये मेच्योरिटी आ जाना दैट यू कैन नॉट चेंज द पर्सन. आप इंसान को नहीं बदल सकते हैं. यू कैन नॉट इवन कंट्रोल द रिएक्शन ऑफ द पीपल, बट यू कैन चेंज योर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स देयर रिएक्शंस. यू कैन चेंज योर कम्युनिकेशन. आप अपना कम्युनिकेशन बदल सकते हैं, आप अपना रिस्पॉन्स बदल सकते हैं. ये आप कर सकते हैं. क्लियर? रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी होता है, ये एक्सेप्टेंस आना कि देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू कैन कंट्रोल एंड देयर आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन नॉट कंट्रोल. एक आपका सर्कल ऑफ कंट्रोल होता है या फिर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, और एक होता है आपका सर्कल ऑफ नो इन्फ्लुएंस. रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में जब आ जाते हैं तो आप अपना ज्यादातर फोकस कहां रखते हैं? देखिए, स्टीफन कवी ने एक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट दिया. हालांकि आइशनोवर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उनका कंसेप्ट था, जो कंसेप्ट स्टीफन कवी ने अपनी किताब में दिया. इन्होंने कहा कि हमारे 2 सर्कल है. मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं बस आपको. एक होता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और एक होता है सर्कल ऑफ नो इन्फ्लुएंस. सर्कल ऑफ नो इन्फ्लुएंस में वो सारी चीजें आती हैं जिन चीजों से हम प्रभावित तो हैं लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में. फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैफिक में फंस गए. ओके, आप एक ट्रैफिक में फंसे हैं और अब आप ट्रैफिक में फंसे फंसे क्या करते हैं? ज्यादातर लोग थोड़ी देर में फ्रस्ट्रेट होते हैं. फ्रस्ट्रेट होकर के भारत के ट्रैफिक सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं, सिग्नल्स को क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं, देश को क्रिटिसाइज करते हैं, आसपास की लोगों की ड्राइविंग स्किल्स को क्रिटिसाइज करते हैं. ये सब चीजें ज्यादातर लोग करते हैं. अब जब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और अनवांटेड फीलिंग के अंदर हैं, तो उस समय पे आपको एक सवाल पूछना चाहिए अपने आप से, और सवाल ये है कि फर्स्ट एक्सेप्टेंस क्या है कि मैं इस ट्रैफिक में फंसा हूं, दिस इज माय रियलिटी राइट नाउ, डन. सेकंड चीज, कैन आई चेंज दिस ट्रैफिक? क्या मैं इस ट्रैफिक को चेंज कर सकता हूं? क्या मैं इस ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता हूं? क्या अगर कर सकते हो तो गाड़ी से उतरो और गाड़ियों को निकालना चालू करो. और अगर नहीं कर सकते तो आस्क योरसेल्फ,
व्हाट कैन आई कंट्रोल राइट नाउ, इस मोमेंट में मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूँ। शायद मुझे कोई ऑडियो बुक सुननी थी तो वो ऑडियो बुक सुन सकता हूँ। शायद दो तीन इंपॉर्टेंट कॉल करने थे तो वो कॉल में कर सकता हूँ। शायद अच्छा सा म्यूजिक लगा करके थोड़ा सा चेयर को पीछे करके हल्का सा रेस्ट कर सकता हूँ, म्यूजिक सुन सकता हूँ। तो एक हाईली इफेक्टिव इंसान हमेशा अपने आप को ज्यादातर समय कहाँ रखता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रखता है। जितना ज्यादा आप अपने आप को सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रखेंगे, आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपेंड होने लगेगा। क्लियर? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये मेच्योरिटी आना भी है। क्या मेच्योरिटी? कि मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं, मैं अपने रिसोर्सेस को वहीं पे फोकस करता हूं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन आप दुनिया में ज्यादातर लोगों को देखें कि अपना फोकस वहां डाल रखा है जहां कंट्रोल ही नहीं है। सर मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये किस्मत ही ठीक नहीं है, क्या कर लेंगे। अरे तुम्हारी किस्मत क्या तुम्हारे कंट्रोल में है? अगर किस्मत का रोल है या नहीं है, फर्क क्यों पड़ता है सक्सेस के अंदर? हाउ डज इट बॉदर यू? बिकॉज यू कैनॉट कंट्रोल इट। जिस वेरिएबल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसको इक्वेशन में लेके क्यों चल रहे हैं? ये सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेट करेगा। तो आपके अगर बरसात हो रही है तो यू कैन नॉट कंट्रोल द रेन, बट यू कैन कंट्रोल अम्ब्रेला, यू कैन वेयर रेनकोट, दैट इज व्हाट यू कैन कंट्रोल। लोगों को देखें आप, बिग बाजार पे अगर सामान खरीदने गए, कभी देखिएगा बिग बाजार में सामान गए हैं, संडे को चले गए, लंबी लाइन लगी हुई है, कतार में खड़े हुए हैं, कतार में खड़े खड़े 10 बार तो साइड में देख रहे हैं, ये इतना ढीला आदमी बिठा रखा है इन्होंने, ये कौन है इतना धीरे धीरे कर रहा है बिलिंग। अच्छा ये एक काउंटर क्यों खोल रखा है इन्होंने, 3-4 काउंटर नहीं खोल सकते इनके पास में इतनी? पूरे अपने सुझाव चल रहे हैं इनके, सुन कोई नहीं रहा इनका सुझाव, लेकिन ये दे रहे हैं। बेचैनी हो रखी है। भाई क्या तुम लाइन कंट्रोल कर सकते हो? फीडबैक डाल देना अगर फीडबैक डाल सकते हो तो। मतलब उनको ये आइडिया नहीं आ रहा कि 2 काउंटर खुला सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में जो, जिसने खुद कभी बिजनेस, वो काउंटर खुलाने का आइडिया दे रहा है, मतलब कि एक ऐसा आइडिया जो उसके दिमाग में नहीं आया। क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करते हो? अगर 15 पता चल गया, पहले देख लो, नाप लो कि कितना समय लगेगा। 15-20 मिनट लगेंगे, क्या कर सकते हो 15-20 मिनट में? कोई ई बुक थी क्या जिस ई बुक को लिखना था, या कोई ईमेल था जो टाइप करना था, या कोई किताब लिख रहे थे उसके कोई नोट्स बनाने थे, या कोई और चीज थी जिसे ऑर्गेनाइज करनी थी, या कोई 2-4 कॉल थे जो इंपॉर्टेंट कॉल कर लेने थे। करो ना अपना काम जिसमें जो एरिया ऑफ कंट्रोल है। फ्रस्ट्रेट क्यों होते हो? तो जितना ज्यादा आप अपने आप को अपने सर्कल ऑफ कंट्रोल में रखेंगे, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रखेंगे, आप उतनी ही ज्यादा बढ़िया आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर है सभी को? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में क्या करना है आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फ्रेम के अंदर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आपको ज्यादा रहना है, और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में रहने से धीरे धीरे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम बनेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम हमेशा 2 चीजों से बना होगा, डायनामिक एक्सेप्टेंस प्लस एक्शन। अब देखें कि डायनामिक एक्सेप्टेंस कैसे प्रैक्टिस में लेकर के आए। हाउ टू प्रैक्टिस डायनामिक एक्सेप्टेंस, उसके लिए 3 क्वेश्चन मैं देता हूं, वो 3 क्वेश्चन करें। वो क्वेश्चन करने से आपके अंदर एक्सेप्टेंस की स्थिति आएगी। ठीक है? नंबर 1 क्वेश्चन लिखें एक्सेप्टेंस के लिए। कैन आई एक्सेप्ट दिस? कैन आई एक्सेप्ट दिस? तो यू हैव टू थिंक ऑफ योर अनप्लेजेंट सिचुएशन, जो हमने 5 टाइप ऑफ सिचुएशंस देखी थी। ठीक है? जिस भी जोन में आप हैं, जनरली जब आप अनवांटेड वाली सिचुएशन में हैं, यानी कि हमारी जो न्यूट्रल लाइन थी, उस न्यूट्रल लाइन के बिलो वाली जो सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस में आप जब हैं, तो आप अपने आप से सबसे पहली बात करेंगे, कैन आई एक्सेप्ट दिस? जस्ट हैव टू थिंक अबाउट द सिचुएशन एंड यू हैव टू जस्ट आस्क क्वेश्चन, कैन आई एक्सेप्ट दिस, एंड देन वेट फॉर द आंसर दैट योर सबकॉन्शियस गिव्स। बट यहाँ पे एक्सेप्टेंस का मतलब समझ लीजिएगा कि एक्सेप्टेंस का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप इस चीज को फेवर करते हैं या आप किसी को फॉरगिव कर रहे हैं, ये नहीं है। सपोज कि आपके किसी पार्टनर ने आपके साथ चीट किया, राइट?
अब आप इसको प्रोसेस कर रहे हैं, इस हर्ट से गुजर रहे हैं, और अब आपको इस हर्ट से बाहर आना है। तो पहली चीज अब आपको करनी पड़ेगी, वो ये करनी पड़ेगी, कैन आई एक्सेप्ट दिस। अब यहां पे आपका दिमाग कह सकता है कि हाउ कैन आई एक्सेप्ट दिस। यहां पे एक्सेप्टेंस का मीनिंग समझें। एक्सेप्टेंस का मीनिंग ये नहीं दैट यू फेवर चीटिंग। एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी नहीं है दैट यू आर फॉरगिविंग द अदर पर्सन। एक्सेप्टेंस का मतलब ये भी नहीं है कि बस अब यही मेरी जिंदगी का हिस्सा है। एक्सेप्टेंस का मतलब है कनेक्टिंग विथ योर रियलिटी। इट हैज नथिंग टू डू विद द अदर पर्सन, इट हैज नथिंग टू डू विद द मोरालिटी, एथिक, नथिंग। इट इज जस्ट दैट यू आर नॉट रिजेक्टिंग योर रियलिटी कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, मेरे साथ कैसे हो सकता है। ये सब चीजें तब होती हैं जब आप अपनी रियलिटी को रिजेक्ट करना चाह रहे हैं। सो फर्स्ट स्टेप अपने सबकॉन्शियस रिसोर्सेज को एक्टिवेट करने के लिए, अपने सबकॉन्शियस रिसोर्सेज को इंगेज करने के लिए, द फर्स्ट स्टेप इज टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस दैट यू हैव टू इंक्लूड योर रियलिटी। आपको अपनी रियलिटी को रिजेक्ट करने के बजाय उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, एम्ब्रेस करना पड़ेगा। तो पहले क्लियर करें, एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन दैट यू सपोर्ट और फेवर दिस। एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन दैट यू आर फॉरगिविंग द अदर पर्सन। Acceptance does not mean that you're giving up and you're going to live like this, because it will be followed by action, because this is dynamic acceptance, not passive acceptance. तो क्लियर है इस सवाल में जो एक्सेप्टेंस है इसका मीनिंग क्या है? कैन आई डायनेमिकली एक्सेप्ट दिस। तो जब हम एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं यहां पे तो हम क्या बोल रहे हैं? कैन आई डायनामिकली एक्सेप्ट दिस। क्लियर? तो अब करके देखें मेरे साथ में। टेक एनी सिचुएशन, जिस सिचुएशन में, एनी वन सिचुएशन जो आपको बॉदर कर रही है, जैसे कि आपकी ऑफिस में आपकी ग्रोथ हो गई, या फिर हो सकता है कि किसी रिलेशनशिप में आपको किसी हर्ट से आप गुजर रहे हैं, किसी लॉस से आप गुजर रहे हैं, या फिर पास्ट में कोई कोई अब्यूज, कोई बुली, या फिर कोई बैड इंसिडेंस, कोई धोखा आपके साथ में हुआ है। एनीवेयर, जस्ट थिंक अबाउट इट एंड आस्क योरसेल्फ। उस सिचुएशन के बारे में सोचें और उस सिचुएशन के बारे में सोच करके अपने आप से आज पूछें, एक नई लाइट में, एक नए मीनिंग में, कैन आई डायनेमिकली एक्सेप्ट दिस? बिकॉज वेदर यू एक्सेप्ट और नॉट, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर रियलिटी। And just wait for the answer that is coming from your subconscious. आपके सबकॉन्शियस से क्या आंसर आता है उसको समझें। और मुझे चैट बॉक्स में लिखें जिन जिन को अभी सबकॉन्शियस यस कहता है कि यस, दिस इज इन माय रियलिटी एंड आई एक्सेप्ट दिस। इट डजंट मीन आई एम फॉरगिविंग द पर्सन, इट हैज नथिंग टू डू विद द अदर पर्सन इन्वॉल्व्ड, इट जस्ट हैव टू बी अबाउट यू एंड योर रियलिटी। Right, that this is my reality and I'm not going to run away from it, I'm not going to reject it. This is my reality and I accept this reality as it is. Now the next question, now what can I do to change this? What can I do to come out of this? अब मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं? That will be the next question. Maybe अगर चीटिंग हुई है आपके साथ में तो क्या फॉरगिवनेस मेरे लिए ऑप्शन है? अगर फॉरगिवनेस है तो क्या क्या पैरामीटर्स होंगे फॉरगिवनेस के? आप कभी भी किसी को फॉरगिव करें तो कोई इंसान सिर्फ सॉरी बोलता है इसलिए फॉरगिवनेस ना दें। कभी भी चेक करें कि क्या इसके एक्शंस में रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट दिस पर्सन इज सॉरी। ये सिर्फ एक वर्ड है या फिर उसके बिहेवियर में और उसके एक्शन में आपको कुछ बदलाव नजर आ रहा है? If you see the change in the behavior, this means that the person can really be sorry about the things. That is completely your call if you believe in forgiveness, right? But if you see that
it is not reflecting in your behavior, then it is not always good to forgive. Right? You can accept it and you can take different action. And the different action could be you can move out of the relationship, right? Or you can apply other things that you want, right? So जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम से जीवन को जिएंगे तो आपका फोकस हमेशा सॉल्यूशंस पे आ जाएगा, प्रॉब्लम्स में रहने के बजाय। अब देखिए कुछ लोग ऐसे जिनको एक्सेप्टेंस नहीं आई, कई बार ये पहले सवाल में जिनको एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्लियर हो गया वो तो एक्सेप्ट कर पाएंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि समझाने के बावजूद भी एक्सेप्टेंस का मीनिंग वही रखेंगे कि जैसे मैं उसको फॉरगिव कर रहा हूं या फिर जैसे मैं इस बात को सपोर्ट कर रहा हूं। जो अभी भी अगर उसको नहीं बदल पा रहे हैं तो अगला क्वेश्चन आपको क्या लिखना है, अगली बार आपको क्या करना है, पॉज एंड अगेन आस्क दिस क्वेश्चन। एक बार में अगर हाँ नहीं आई तो थोड़ा पॉज करें और पॉज करके अगेन रीफ्रेम करें। एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन that I'm forgiving the person, it does not mean that I'm supporting it, and it is not about that person, it is about inclusiveness of this situation in my reality. ठीक है, तो टेक अ पॉज एंड वंस अगेन आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन। जिनको भी पहली बार में यस नहीं मिला वो लोग अब पॉज लेकर के एक बार गहरी सांस भर के उसे रिलीज करके अगेन आस्क दिस क्वेश्चन and see how your subconscious is responding. Good. Now let me know in the chat box कितनों का सेकंड अटेम्प्ट में यस आता है, वो लोग लिखें। आता है, बहुत बार ऐसा होगा कि एक पॉज लेके फर्स्ट, क्योंकि वो इतनी देर तक आपने पाला है तो वो टेंडेंसी है रिजेक्ट करने की, डिनाइल की टेंडेंसी है। अब देखें कुछ एक 1% टाइप ऐसे हो सकते हैं जिनको सेकंड टाइम के बाद भी सेम क्वेश्चन पूछने से एक्सेप्टेंस अंदर से नहीं आती है। तो देन थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है हाउ मच कैन आई एक्सेप्ट। हाउ मच कैन आई एक्सेप्ट। सिक्सटी परसेंट, 70%, अभी मैं किस स्थिति में हूं, कितना परसेंट एक्सेप्ट कर सकता हूं। तो सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मच कैन आई एक्सेप्ट एंड जस्ट ऑब्जर्व व्हाट काइंड ऑफ परसेंटेज इज कमिंग। एटलीस्ट कंप्लीट डिनाइल से तो अच्छा है कि आप कुछ एक्सेप्टेंस में तो आए, दैट विल बी अ गुड बिगनिंग। अगर इसमें भी जीरो आ जाता है तो फिर अगला सवाल लिखें, चौथा सवाल। इसके बाद कुछ ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास में। लास्ट सवाल है कैन आई एक्सेप्ट दैट आई कांट एक्सेप्ट। कैन आई एक्सेप्ट दैट आई कांट एक्सेप्ट। इससे तो नहीं भाग सकते आप। एटलीस्ट आप अपनी इस रियलिटी से कनेक्ट होंगे कि मैं नॉन एक्सेप्टेंस में हूं। दिस विल ऑल्सो एक्टिवेट रिसोर्सेज इनसाइड यू। ये भी आपके अंदर कुछ रिसोर्सेज को एक्टिवेट करने लगेगी। आपकी अंदर के जो रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को एटलीस्ट शुरुआत होने लगेगी। सो कैन आई एक्सेप्ट दैट आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ एक्सेप्टिंग। Done. And then the next step will be, now what can I do
to take responsibility of changing my situation. चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन है, चाहे हेल्थ सिचुएशन है, चाहे रिलेशनशिप सिचुएशन है, what can I do to change it? Can I take another job? Or do I have to heal myself through different alternate medicines? If it is about health, can I go and meet people who has beaten cancer? उनसे मिल सकते हैं. Now, what action can you take? Can I gather enough evidence about my result? So many people would have done it. Can I give enough references to my brain? क्लियर? मैं अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं आपको, जब स्वच्छ भारत अभियान आया तो मैं उसके एम्बेसडर्स में था और मैं बहुत उसको प्रमोट कर रहा था. तो मैं एक बार गाड़ी में था और गाड़ी के अंदर कुछ जूस पी रहे थे, तो बाजू में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आई और उसके अंदर 3-4 लड़के बैठे थे, बिल्कुल यंग, जिम विम जाने वाले, 2-3 उसमें से. और आगे वाला एक लड़का था जो बाजू वाली सीट पे था, उसने कोई थर्माकोल के गिलास में कोई कॉफी वॉफी पी होगी, उसको बाहर फेंक दिया. तो मैं नीचे उतरा और उतर करके उसको गिलास दे दिया और उससे बोला कि ये तुम्हारा सामान गिर गया नीचे, इसको तुम लेकर के जाओ. तो वो कहता है कि तेरे को ये सामान दिख रहा है? कचरा है, कचरा. तो मैंने कहा वो रहा डस्टबिन, कचरा है तो आपको डस्टबिन में डालना चाहिए. तो बोलता है कि तेरे को कोई मिला नहीं क्या सुबह से, ज्ञान मत दे यहाँ पे. मैंने कहा ज्ञान की बात नहीं है, अभी आप देखें कि स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, ये चल रहा है और मैं उसका एम्बेसडर भी हूँ. मैंने ये देखा तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं इसके बारे में. तो बोलता है तेरे को है तो तू जाके डाल दे. तो बड़ा ईगो पे ले लिया उसने और बड़ा अजीब ढंग से बात करने लगा. तो अब मैं जो कर सकता था मैंने किया, अभी और क्या कर सकते हैं आप, राइट? तो मैंने कहा कि उनके कुछ डैशबोर्ड के वहां पे कुछ और चॉकलेट के रैपर्स और कुछ पड़े हुए थे, तो मैंने कहा ये जो रैपर्स हैं ये भी दे दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये भी आप बाहर ही फेंकेंगे कहीं. उसने उठा के दे दिए, बोले ये ले, और भी कुछ चाहिए? ठीक है, मैंने ले ली. अब उसके बोनेट बनाए, एक फ्लैग लगा हुआ था छोटा सा, कई लोग नहीं झंडा लगा कुछ लगा के रखते हैं आइकन्स अपने उस पे, तो उसने वो फ्लैग से लगा रखा था. तो मैंने सामान तो ले लिया, अब आगे मेरे पास में कुछ था नहीं करने के लिए, तो मैंने सामान ले लिया. मैंने कहा ओके आई विल पुट इट इन द डस्टबिन, ठीक है. तो जाते जाते बस मैंने ये कहा कि ये जो फ्लैग लगा रखा है आपने, ये फ्लैग बड़ा अच्छा लग रहा है इंडिया का, आपने ये लेकर के मैं अपने डस्टबिन में डालने चला गया. तो जो ड्राइविंग सीट पे बैठा था लड़का, वो उतर करके आया, उसने सामान पकड़ा, डस्टबिन में डाला, बोले ये बेवकूफ है, इसको छोड़ो आप, यू राइट, और इसको हम समझा देंगे. अब अगर मैं आपसे पहले की बात करूं तो पहले पता है मैं क्या किया करता था? पहले अगर मैं खुद तो नहीं डालता था, लेकिन अगर आजू बाजू में कोई कचरा फेंके ना, तो मैं अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठे बैठे अंदर ही उसको गालियां देता था कि ये है पढ़े लिखे गंवार, जो विदेश जाएंगे तो बड़ा सफाई रखेंगे, लेकिन अपने देश में ये रैपर फेंक रहे हैं बाहर. इनकी एजुकेशन और इनकी बड़ी गाड़ियां, इनके पास में इतना कुछ आ गया, लेकिन इनको लखन नहीं आया जरा से भी कि जीवन कैसे जीना है. ये मैं अपनी गाड़ी में बैठा बैठा बस कंप्लेन करता. दिस इज द डिफरेंस between complaining or blaming about the situation or taking responsibility or ownership to change the situation. क्लियर है सभी को? और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में रहेंगे, दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं, आप उन सभी लीडर्स को, एथलीट्स को, हाई परफॉर्मर्स को ले लें, ये हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में जीते हैं. और जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में जिएंगे, आपकी सबकॉन्शियस टेंडेंसीज हमेशा एडवर्सिटीज में भी अपॉर्चुनिटी की बन जाएगी, चैलेंजेस में भी रिसोर्सफुल होने की बन जाएगी, और आप हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपका माइंड काम करेगा इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम. एक और सिंपल एग्जांपल में, क्योंकि आप जब हर समय रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में रहेंगे तो आप एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदल सकते हैं.
जब कोरोना आया, आपको पता है कि लॉकडाउन लॉकडाउन लग गया, फिजिकल गैदरिंग्स बंद हो गई। अब आप जानते हैं कि कोरोना से पहले तो हर घर में, हर फोन में जूम नहीं होता था। हमें याद है, कभी अगर हमें कोई ऑनलाइन प्रोग्राम करना हो ना, तो लोगों को पहले कॉल करके जूम डाउनलोड करवाना पड़ता था। लोगों को समझ नहीं आता था कि जूम कैसे डाउनलोड करना है, जूम होता है क्या, ये नहीं पता था लोगों को। तो इसलिए हम ज्यादातर फिजिकली प्रोग्राम करते थे। अब आप देखें, जब आप फिजिकल प्रोग्राम करते हैं ना, तो आपको 5-5 6-6 महीने तक अलग अलग शहरों में हॉल वगैरह बुक करके रखने पड़ते हैं, डेट्स दे के रखनी पड़ती है, मार्केटिंग पहले से चालू करके रखनी पड़ती है। तो क्योंकि मैं एक लेवल पे था, तो मेरे एटलीस्ट 5 से 6 शहरों के प्रोग्राम फिक्स थे, पेड वर्कशॉप्स फिक्स दी, जो कि हमें अलग अलग शहरों में लेनी थी। सब ठप, एक साथ 60 to 70 लाख रुपीस का सीधा नुकसान। और पता नहीं कि वापस प्रोग्राम कब चालू होंगे, गैदरिंग कब चालू होगी। आप जानते हैं, गैदरिंग तो बहुत समय तक चालू नहीं अलाउ करी थी उन्होंने, की क्योंकि हम तो ऑडिटोरियम बुक करके हजार हजार लोगों को एक ऑडिटोरियम से बिठाते थे। और यहाँ पे जब खुला, तो मैंने देखा कि कोरोना से पहले इस इंडस्ट्री में कई ऐसे ट्रेनर थे जो धूम मचा के रखे हुए थे। कोरोना के टाइम पे वो कहां मार्केट में दब गए और गायब हो गए, पता भी नहीं चला। लेकिन मैंने 1-1.5 महीना ट्रेंड को ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके अपने सारे बिजनेस को ऑनलाइन पे ट्रांसफर कर दिया। एवरीथिंग ट्रांसफर्ड ऑनलाइन। क्लियर? और उसका नतीजा ये निकला कि मतलब मैं जिस स्केल पे बिजनेस कर रहा था, उससे एटलीस्ट 15 टाइम बड़ा बिजनेस मैंने पिछले 3 साल में बनाया। आज 17 देशों के अंदर, 17 कंट्रीज के अंदर आज मेरे स्टूडेंट हैं, जो कि पहले सिर्फ अहमदाबाद, सूरत, पुणे, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर, आज आसाम के दिगारू से लेकर के कैलिफोर्निया तक स्टूडेंट्स हैं। जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो कोचिंग लाइन में आई थी, वो ट्रेजेडी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई। Why? Because I did not wait कि लॉकडाउन खुल जाए, ये हो जाए, सब बढ़िया हो जाएगा, सर्कमस्टेंसेस आइडियल होंगे, तब काम चालू करेंगे। Because I was in responsibility frame, I accepted that I have lost this much money. I accepted that now I am not be able to हो सकता है, पता ही नहीं है कितने महीने बाद प्रोग्राम शुरू होंगे। I accepted कि मैं ऑनलाइन में कंफर्टेबल नहीं हूं अभी, क्योंकि मैंने ज्यादा ऑनलाइन प्रोग्राम नहीं किए हैं, मैं फिजिकल में परफॉर्म करने वाला बंदा हूं। अब पता नहीं कैसे बैठ के प्रोग्राम लेना है, नहीं समझ में आएगा। I accepted and then I took responsibility. What can I do? तो शुरुआत में वेबिनार छोटे शुरू किए, धीरे धीरे बड़ा किया, फिर लगा कि बैठे बैठे मजा नहीं आ रहा है, तो पूरा ऐसा टेक बेस्ड स्टूडियो सेटअप किया कि जैसी टेक्नोलॉजी आज भारत में बहुत कम लोगों के पास है, जिस टेक्नोलॉजी को मैं यूज करता हूं, कि जहां पे आप देखते हैं कि 2 जूम को इंटीग्रेट करके ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करने के लिए जो मेरे फाउंडेशन होते हैं, 2 जूम को इंटीग्रेट करवाया। पहले जूम से बात करी कि आप 1000 से ज्यादा की कैपेसिटी दे सकते हो क्या मुझे। बहुत सारी रिक्वेस्ट ईमेल डालने के बाद, मीटिंग करने के बाद भी दे सेड नो, वेबिनार करो लेकिन मीटिंग नहीं करेंगे। वेबिनार में चेहरा नहीं दिखता, लेकिन मुझे ऑडियंस का चेहरा देखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, इंजीनियरिंग एग्जिस्ट करती है अगर आप सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं तो। आई इन्वेस्टेड लॉट्स ऑफ मनी, आई used engineering, I used technology, and then finally I set up the studio where I can stand and I can talk, I can have the real time feeling, जैसे कि मैं सही में आपसे बात कर रहा हूँ, आपके चेहरे वहां पे दिख रहे हैं, आपके इमोशंस पता चल रहे हैं। ये होता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम में रहते हैं, आप अपने जीवन की बड़ी से बड़ी एडवर्सिटी को बिल्कुल सबसे बड़े मौके में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेम पेज लिखें अगर बातें सबको समझ में आ चुकी है तो अब सवाल उठता है कि इसको इंटीग्रेट कैसे करें, हाउ टू इंटीग्रेट दिस इन योर लाइफ। क्योंकि कहना तो आसान है, ये बहुत लोग मानते हैं, कहने में क्या जाता है। बट एक बार आपने अपने चश्मे पहन लिया ना, नए रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चश्मा, अब ये इंसान हर एरिया में उसी चश्मे से देखता है।
फिर चाहे बिजनेस होगा, आपका करियर होगा, आपके रिश्ते होंगे, एवरीवेयर यू विल बी इन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम। डायनेमिक एक्सेप्टेंस प्लस एक्शन, डायनेमिक एक्सेप्टेंस प्लस एक्शन। और जो एक्सेप्ट नहीं करते वो सिर्फ वेट करते रहते हैं, नहीं नहीं अभी तो खुलेगा, अभी तो खुलेगा, और यार इतना मजा नहीं आता है काम करने में, मजा भी तो आना चाहिए, अभी तो वेट करते हैं 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना। तब तक तो जो अडेप्ट करके मार्केट को स्वीप कर दिया उन्होंने। क्लियर? तो देखें, अब मैं आपको ट्रैकर समझा रहा हूं, जिस ट्रैकर को आपको भेज दिया गया होगा, आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डॉक्यूमेंट सेक्शन में आप देखेंगे तो सभी वर्कशीट्स और हर चीज आपको वहां पे मिलेंगी। तो ये एक प्रकार का एक्सेल ट्रैकर है। इस ट्रैकर पे किस तरीके से काम करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले समझ लीजिए ट्रैकर को। क्रोम, ये ट्रैकर